मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, एक सूचना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना हो सकती है और वह यह कि आपको मालूम होगा कि AFE-IAS ने अपने फुल ऑनलाइन कोर्स पर डिस्काउंट घोषित किया था। होली डिस्काउंट जो 3,500 रुपये का था। ये डिस्काउंट 20 मार्च तक के लिए घोषित किया गया था, लेकिन अब इसकी डेट बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। यानी कि 31 मार्च तक आप इस 3,500 रुपये के डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। और आपको मालूम होगा कि ये जो पूरा कोर्स है, फुल कोर्स, ये 14,500 रुपये का है। और अगर इसमें आपको 3,500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है तो यह कोर्स आपको मात्र 11,000 रुपये का पड़ेगा। और मालूम है कि आप 11,000 रुपये में कितनी तैयारी कर सकेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सारे विषयों की तैयारी आप इस कोर्स के माध्यम से कर सकेंगे, और वो भी एनिमेटेड फॉर्म में। और साथ ही साथ आपको जितने भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे उन लेक्चर्स से रिलेटेड पॉइंट्स के आधार पर बनाए गए नोट्स दिए जाएंगे, जो प्री के रिवीजन के लिए अद्भुत रूप से आपके सहायक होते हैं। तो दोस्तों, ये सूचना थी, इसके लिए मैं आपको जो डिस्काउंट कोड है वो बताना चाहूँगा। ये डिस्काउंट कोड है HOLI3500। मैं डिस्काउंट कोड रिपीट कर रहा हूँ, HOLI3500। दोस्तों, आइए अब अपने विषय पर आते हैं। और आज का जो मेरा विषय है वह है हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, वैश्विक प्रसन्नता दिवस। इसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे। मैं यहाँ उसे दूसरे रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इस रूप में कि मैं ये मानकर चलता हूँ कि यह जो टॉपिक है प्री के लिए कम महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए ज़्यादा है। अगर मैं कह रहा हूं कि प्री के लिए कम महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्री के आधार पर इसकी तैयारी नहीं करेंगे। मैं दोनों को मिलाकर आपके सामने अपनी बात रखने जा रहा हूं। हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, टॉप पर कौन सा देश है? टॉप पर है फिनलैंड। 8 साल से लगातार फिनलैंड टॉप पर बना हुआ है। जो फिनलैंड है ये उधर का जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है उसका एक देश है। और आप पाएंगे कि जब इस तरह के कभी भी इंडेक्स आते हैं, खुशी से संबंधित इंडेक्स, करप्शन कहाँ कम है उससे संबंधित इंडेक्स, कहाँ गरीबी कम है उससे संबंधित इंडेक्स, तो उसमें इस स्कैंडियन कंट्रीज़ के ही नाम आते हैं। कम से कम फर्स्ट 5 में तो लगभग ये देश बने रहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन से हैं। जैसे फिनलैंड है, स्वीडन का नाम आपने सुना होगा, डेनमार्क का भी सुना होगा, नॉर्वे का भी सुना होगा। जी हाँ, ये सब के सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। आइसलैंड भी इसमें है। और ये सब बहुत ही छोटे छोटे से देश है, एकदम छोटे छोटे से देश हैं। ये टॉप पर आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एकदम छोटे छोटे देश हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 करोड़ की आबादी है, 75 लाख की आबादी है, उसकी तुलना अब की जा रही है भारत के 140 करोड़ की आबादी वाले देश से, हैप्पीनेस से। ये मैं आपको मेंस के हिसाब से कुछ तर्क दे रहा हूं। तो ये कितना जस्टिफाइड है, ये सोचने की बात है कि फिर जब इस तरह के इंडेक्स तैयार किए जा रहे हैं तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सच में इस तरह की तुलना या इसके आधार पर इंडेक्स तैयार करना तार्किक रूप से सही है या व्यावहारिक रूप से ही सही है। खैर चलिए, ये मुख्य परीक्षा के लिए एक पॉइंट हो गया। भारत का इस बार स्थान जो रहा है वो 118 रहा, 118वां रहा है। और एक अच्छी खबर ये है कि पिछले साल हम 126वें स्थान पर थे, इस बार हम 118वें स्थान पर हैं। यानी कि हमारी स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है। इसको भी लेकर के आप एक प्रश्न बना सकते हैं। लेकिन जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो फिर आपको एक फैक्ट की जानकारी और होनी चाहिए, और वह यह, कुछ ही साल पहले सन 2022 में हम 92वें स्थान पर थे, 52वें स्थान पर थे। पहले हम 52वें स्थान पर थे और अब हम 118वें स्थान पर हैं। पिछले साल हम 126वें स्थान पर थे। तो क्या सच में
ये जश्न मनाने की बात हो सकती है, खुशी मनाने की बात हो सकती है। चलिए, हमारा देश चाहे जो भी है, जैसा भी है, जिस नंबर पर भी हो, लेकिन जब कुछ और दूसरी तरह की बातें पढ़ने को मिलती हैं तो आप अचानक चौंक जाते हैं। जैसे कि इज़राइल इज़राइल 8वें स्थान पर है। इज़राइल जो इतने लंबे समय से हमास के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। केवल ऐसा नहीं कि इज़राइल ही हमास के ऊपर ड्रोन से हमले कर रहा है, मिसाइल से दाग रहा है, हमास भी इस पर दाग रहा है। लोग डरे हुए होंगे, खौफ में होंगे, जो सप्लाई चेन है वो खत्म हो चुकी है, लगातार संघर्ष जारी है। इसके बाद भी वहाँ के लोग इतने खुश हैं कि 8वें स्थान पर हैं। ये भी सोचने की बात है। चलिए, इसको किनारे कर देते हैं। पाकिस्तान की स्थिति हमसे काफ़ी बेहतर है, वो 109वें स्थान पर है। वह पाकिस्तान जहाँ राजनीतिक अस्थिरता है। देखिए, मैं राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध और शांति इन सब की बात जानबूझ करके कर रहा हूँ, क्योंकि ये पैमाने हैं हैप्पीनेस इंडेक्स को तैयार करने के। पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, अस्थिरता बनी हुई है। भयानक गरीबी के दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है। खाने के सामान की दिक्कत हो गई है। सच पूछिए तो अभी वहाँ जिस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं, आतंकवादियों के द्वारा बनाई गई हैं, तो लोग भी एक अलग तरह के खौफ में हैं। वो हमसे बेहतर स्थिति में हैं। क्या हमारे देश में ऐसा कुछ हो रहा है? जो मैंने अभी कुछ उदाहरण दिए हैं। मैक्सिको फर्स्ट 10 में है। मैक्सिको जो एक प्रकार से एक गरीब देश है। चलिए, गरीबी और अमीरी की बात हम नहीं करते, लेकिन वह देश कोई बहुत ज़्यादा स्थिर देश नहीं है। और अमेरिका तो लगातार उसके बारे में कुछ न कुछ विरोधी बयान देता ही रहता है। और जब से ट्रंप साहब आए हैं तब से तो मैक्सिको बिल्कुल डरा हुआ है, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो प्रवासी लोग रह रहे हैं गैर वैधानिक तरीके से, मैक्सिको के लोग हैं, वो वहाँ से निकाले जा रहे हैं। ट्रंप साहब मैक्सिको और अमेरिका के बीच में दीवार खड़ी कर रहे थे, जो बीच में बंद हो गया, अब वो फिर से खड़ी कर देंगे। इसके बाद भी मैक्सिको के लोग बहुत खुश हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो तरीका है बनाने का, क्या वह सही है? आपको इसी आधार पर विचार करना है। जी हाँ, मैं आपको विचार करने के लिए कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, कुछ तथ्य दे रहा हूँ। एक राइटर हुए हैं रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग है ना, वर्ल्ड फेमस नाम है रुडयार्ड किपलिंग, शायद आपने नाम सुना भी होगा। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी, जो अक्सर कोट भी की जाती है, उद्धृत की जाती है। ये बात उन्होंने कहा था कि ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर द ट्विन शैल मीट। यानी कि जो पूर्व है वो पूर्व है और जो पश्चिम है वो पश्चिम है, और ये दोनों कहीं भी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों में मुलाकात हो जाएगी। यानी कि न तो ईस्ट वेस्ट बन सकता है और न वेस्ट ईस्ट बन सकता है। यानी कि दोनों में गजब की भिन्नता है और ये भिन्नता बनी रहेगी, ये वो कह रहे हैं, और वो गलत नहीं कह रहे हैं। दुर्भाग्य हमारा ये है कि आप देखिए कि इस तरह के जितने भी इंडेक्स तैयार किए जाते हैं, चाहे वो पॉवर्टी को लेकर के हो, चाहे वो कुपोषण को लेकर के हो, चाहे वो हैप्पीनेस को लेकर के हो, किसी को भी लेकर के हो, ये सारे के सारे यूरोपीय देशों के द्वारा तैयार किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली यूरोपीय देशों के द्वारा, या पता लगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा, पता लगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, या और दूसरे संस्थाओं के द्वारा। और ये जो संस्थाएं हैं, इन पर जो दबदबा है यूरोपीय देशों का है और अमेरिका का है। अमेरिका वेस्ट है, तो जब ईस्ट ईस्ट है और वेस्ट वेस्ट है, तो फिर ये वेस्ट के द्वारा तैयार किए गए जो पैमाने हैं वो ईस्ट पर लागू कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि हमें इसे स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जो बातें बताई जाती हैं, ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया के लिए तैयार की जा रही है और पूरी दुनिया को ध्यान में रख करके तैयार की जा रही है। उदाहरण के तौर पर सन 2011 में यूएन की जनरल असेंबली ने, महासभा ने एक रिजोल्यूशन पारित किया हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर के। तो वो जो रिजोल्यूशन था उसका शीर्षक क्या था? देखिए, टुवर्ड्स अ होलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास है, विकास की एक संपूर्ण परिभाषा क्या हो सकती है,
यानी कि केवल आर्थिक विकास ही आर्थिक विकास है, उसमें दूसरी भी बातें शामिल की जानी चाहिए। और नो डाउट कि इसमें जो बातें शामिल की जाती हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में, उसमें लगभग लगभग 14 मापदंड हैं उसके। जैसे इकोनॉमी कैसी है, वहाँ आपस में लोग जो बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन जो स्किल है और कम्युनिकेशन की जो सुविधाएं हैं वो कैसी हैं, एजुकेशन कैसा है, हेल्थ कैसे हैं, इमोशनली लोग कितने स्ट्रांग हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, लोगों को किस तरह से भोजन मिल पाता है, उनके पास घर है कि नहीं है, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे हैं, लोग कितने नैतिक हैं, रिलीजन के बारे में क्या सोचते हैं, कितने वो धर्म भीरू हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन क्या है, वहाँ के सामाजिक स्थितियाँ क्या हैं, लोगों के पास काम है नहीं है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, इन सब को लेकर के यह हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए काफ़ी कुछ आप कवर कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि इसके बारे में जो मार्क्स दिए जाते हैं वो लोगों से पूछ पूछ करके कि भैया आप बता दो, आप भर दो ये फॉर्म, आप भर दो ये फॉर्म। वो तो कुछ भी फॉर्म भर देंगे, और आपके पास स्टैटिस्टिक्स का बेस कितना बड़ा है, छोटा सा बेस है, और उसके आधार पर आप पूरी दुनिया के बारे में अपना जजमेंट दे देते हैं। दोस्तों, भूटान एक छोटा सा देश है, उसने पहली बार इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, हैप्पीनेस इंडेक्स के खिलाफ, जीडीपी के खिलाफ ये सबसे ऊंची आवाज़ थी। बोले कि नहीं, हम आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो सिस्टम है हम इसे नहीं मानते, जो रियल जीडीपी है वह है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH। और उसमें उन्होंने 4 तत्व दिए, केवल 4 पैमाने दिए: गुड गवर्नेंस, सुशासन, सस्टेनेबल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि केवल इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि सोशल डेवलपमेंट भी आपका सस्टेनेबल होना चाहिए, जो लंबे समय तक टिक सके। इसके बाद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, आप प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन केवल एनवायरमेंट ही नहीं बल्कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर, संस्कृति भी। इन चारों के आधार पर आप वहाँ का जीडीपी निकालिए, जिसे उन्होंने नाम दिया GNH। दोस्तों, मुझे लगता है कि जो हमारे एशिया के देश हैं, क्यों नहीं वो अपना इस तरह का इंडेक्स तैयार कर सकते, पैरेलल एक इंडेक्स होना चाहिए। दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपसे बातें की हैं, ये बातें मुख्य परीक्षा की दृष्टि से हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप सब अपनी अपनी ओर से छोटे छोटे प्रश्न बनाएं और इस पर विचार करें, तो मुख्य परीक्षा की भी आपकी तैयारी होगी और आपके अंदर एनालिसिस करने की क्षमता आएगी। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।